देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। अमानतुल्लाह के बटला हाउस स्थित घर पर ईडी सोमवार सुबह छापेमारी करने पहुंची। 6 घंटे की जांच पड़ताल के बाद एजेंसी ने खान की गिरफ्तारी की। अमानतुल्लाह के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड की वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जांच की जा रही है और इसी के चलते ये कार्रवाई हुई। इससे पहले इसे लेकर अमानतुल्लाह ने एक वीडियो भी शेयर करते हुए कहा था कि सर्च वारंट के नाम पर ईडी वाले मुझे अरेस्ट करने आए हैं। मेरी सासू माँ को कैंसर है और 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। मैंने ईडी के सभी नोटिस का जवाब भी दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पार्टी को भी परेशान कर रहे हैं। उनका मकसद है हमें तोड़ना और हमें अलग करना। हम टूटने वाले नहीं हैं, लेकिन हम इनसे नहीं डरेंगे। मुझे कोर्ट पर यकीन है कि जिस तरह से हमें पहले इंसाफ मिला है उसी तरह से आगे भी मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्रवाई को जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे करार दिया है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में गिरफ्तारी में ईडी को क्या ताकत मिली हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 19 और 45 क्या है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही ईडी के साथ बांध चुका है। लीगल एक्सपर्ट से इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस मसले पर। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शिवाजी शुक्ला ने इस मामले को लेकर कहा कि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग और पीएमएलए के तहत निर्दिष्ट कुछ आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करने का अधिकार है। ये अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर या फिर अन्य एजेंसियों या अन्य अधिकारियों से शिकायत या फिर रेफरल प्राप्त करने होने पर जांच शुरू कर सकती है। एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आर्थिक अपराधों में शामिल होने के संदेह में संपत्तियों, दस्तावेजों और संपत्तियों की तलाशी, छापेमारी, जब्ती करने की बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। इसमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां जो है वो शामिल होती हैं और उसके पास पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आर्थिक अपराधों में शामिल होने के संदेह में व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है, चाहे वह सीएम ही क्यों ना हो। ईडी भारत और विदेश दोनों में ऐसी संपत्तियों को कुर्क कर सकता है जिन पर अपराध से प्राप्त आय या फिर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होता है। ये कानून की उचित प्रक्रियाओं के साथ बाद ऐसी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश भी मांग सकता है। ये पीएमएलए के तहत नामित विशेष अदालतों के समक्ष अपराधियों पर मुकदमा भी चला सकती है और इसके अलावा वह सीमा पार वित्तीय अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और अधिकारियों के साथ सहयोग भी करता है। ये विदेशी न्याय क्षेत्रों से सहायता भी मांग सकता है। एडवोकेट शिवाजी शुक्ला के मुताबिक पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्त किसी आरोपी के लिए बेहद सख्त है। किसी व्यक्ति को अदालत में यह साबित करना होगा कि वह पहली नजर में अपराध के लिए निर्दोष है। दूसरे आरोपी जज को यह समझा ले जाए कि वह जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा। सबूत का बोझ पूरी तरह से जेल में बंद आरोपी पर है, जो अक्सर शासन से लड़ पाता है और इन दोनों हालातों में किसी आरोपी के लिए पीएमएलए के तहत जमानत पाना तकरीबन असंभव बना होता है और इसी वजह से ईडी की पावर असीमित हो जाया करती थी। जस्टिस रोहिंटन, नरीमन और एसके कौल की पीठ ने जमानत के लिए 2 अतिरिक्त शर्तें जोड़ने वाली पीएमएलए की धारा 45(1) को मनमाना बताते हुए नवंबर 2017 में इसको रद्द कर दिया था। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट रहे शिवाजी शुक्ला का आगे ये भी कहना है कि इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की शिकायत पर अगर विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है तो ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है।
जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने यह कहा था कि अगर ईडी को यह लगता है कि ऐसे मामलों में आगे जांच के लिए आरोपी की हिरासत जरूरी है तो उसे विशेष अदालत में अपील करनी होगी। पीठ ने यह भी कहा था कि आरोपी का पक्ष सुनने के बाद विशेष अदालत को संक्षेप में इसकी वजह बताते हुए आवेदन पर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाना होगा। सुनवाई के बाद अदालत हिरासत की अनुमति तभी देगी जब वह इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि हिरासत में रखकर पूछताछ जरूरी है। शुक्ला के मुताबिक तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि विशेष अदालत अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अनुसार बॉन्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। सीआरपीसी की धारा 88 के तहत दिया गया बॉन्ड केवल एक उपक्रम है। धारा 88 के तहत बॉन्ड स्वीकार करने का आदेश जमानत देने के समान नहीं है और न इसीलिए पीएमएलए की धारा 45 की जुड़वा शर्तें इस पर लागू नहीं की जा सकती। यह फैसला तरसेम लाल के ईडी के खिलाफ दायर उस अपील पर आधारित था जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। हाल ही में शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जम करके फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यहां तक यह कह दिया था कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। जिसने खुद का अपराध कबूल किया हो उसे ही गवाह बना दिया गया। कल आपको कोई अच्छा लगे तो उसे चुन लीजिएगा और बुरा लगे तो छोड़ दीजिएगा। आप किसी आरोपी को चुन या छोड़ नहीं सकते। ये एक कैसी निष्पक्षता है। ऐसी स्थिति बेहद दुखद है और अगर उसकी कोई भूमिका है तो की कविता जैसी ही है। तो साफ है कि आप एक को चुन रहे हैं और दूसरे को छोड़ रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि आप किसी आरोपी को पिक एंड चूज नहीं कर सकते। इसके अलावा तमाम और ऐसे केसेस हैं जिसको लेकर के ईडी की कार्यशैली को लेकर के कोर्ट ने कई नियम कानून बताए हैं और पीएमएलए कोर्ट को लेकर के। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।